तो हाँ, आज हम लोग शुरू करते हैं आगे। देखो, एक दो को वर्ड होगा बाबू जो तुम लोग को अक्सर परेशान करेगा, ठीक है, और ध्यान से सुनेगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा वो, इसलिए बढ़िया से पहले सुनो। कोई भी देश में क्या होता है बाबू, जनसंख्या होता है, उसको हम लोग दो वर्ग में बांटेंगे। एक का नाम क्या देंगे और दूसरा को क्या कहेंगे, गैर श्रमी कहेंगे। कोई दिक्कत? अब श्रमिक को भी कितने भागों बांटेंगे, दो भागों बांटेंगे। एक को नाम देंगे श्रम बल, श्रम बल, और दूसरा को हम लोग कहेंगे स्वेच्छा से जो क्या है, बेरोजगार है। अब स्वेच्छा से गैर मतलब श्रम बल क्या लिखे थे, इसको देखो ना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई देखो, ठीक है। जो स्वेच्छा से बेरोजगार हो, अच्छा स्वेच्छा से कौन बेरोजगार होगा? कोई चाहेगा कि हम स्वेच्छा से बेरोजगार रहे? चलो एग्जांपल बताते हैं। जैसे भिखारी काम तो कर सकता है लेकिन अपनी इच्छा से ना बेरोजगार है बाबू। और क्या? हाँ, साधु, और क्या? चोर। ये सब रियल में बेरोजगार है, ये सब इच्छा से बेरोजगार है। भारत ऐसा देश है बाबू, सबको तरह नहीं मिलता है। अब देखो, श्रम बल कल बताए थे कि नीति आयोग अपना रिपोर्ट में बताया है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या बताया कि ना 15 से लेकर के 59 साल का जो एज का जो आदमी है उसको क्या बोला गया है, कार्यशील जनसंख्या। सब कार्य कर सकता है, वर्किंग पावर इसको कहते हैं। तो 15 से लेकर के 59 क्या क्रिमिनल, क्रिमिनल अपराधी को कहते हैं, जो अपराध करता हो, गलत काम करता हो। चोर, हाँ सब सब वही सब तो लिख दिए। चोर अपने आप में सबको समेट ले है। इच्छुक हो गया, 15 से 59 वर्ष के आयु के लोग जो कार्य करने के इच्छुक तथा योग्य हो, ये मैं यहां लगा दूं। तथा वे अभी केवल ध्यान से सुनो, इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। जो श्रम वाले इसको कितने भाग बांटेंगे बाबू, दो भाग में। एक को बोलेंगे हम लोग कार्यबल, कार्यबल, और दूसरा को हम लोग बोलेंगे बाबू बेरोजगार। यही है कौन, बेरोजगार। हम लोग इसकी परिभाषा भी समझेंगे लेकिन पहले थोड़ा समझो, बता रहे थे कार्यबल। अब सुनो ध्यान से बता रहे हैं। किसी भी देश में जनसंख्या होता है बाबू, इस जनसंख्या को कितने भाग बांटेंगे हम लोग, दो भाग में। एक श्रमिक मतलब जो काम करेगा, और दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग। भारत में नीति आयोग के अनुसार जो 15 साल से लेकर के 59 वर्ष के जो आयु के आदमी होगा बाबू, उसको श्रमिक कहा गया है। अर्थात उसको हम लोग कहते हैं
कार्यशील जनसंख्या, क्या उसको बोलते हैं? हाँ, ये काम कर सकता है। अब दूसरा ऐसा होगा जो 15 साल से कम का होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें कौन कौन आएंगे? 15 वर्ष से क्या होगा बाबू, उसका उम्र कम होगा, या 59 वर्ष से क्या होगा? अच्छा, 15 साल से कम होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? बालक। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बुजुर्ग बोलेंगे, यही ना बाबू? इस सब किस में आ जाएगा? गैर श्रमिक में। इससे ये सब मतलब काम नहीं करेगा। अब देखो, श्रमिक को अभी कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। एक वैसे श्रमिक है बाबू जो कार्य कर सकता है, योग्य है, लेकिन अपने स्वेच्छा से बेरोजगार है, जैसे कौन कौन? और दूसरा पार्टी जरा समझो, इसमें लिखा गया क्या कि 15 से 59 वर्ष के आयु के लोग जो कार्य करने के लिए क्या है बाबू, और योग्य भी है, मतलब हाथ पैर आंख नाक सब सही है, और वो योग्य भी है और कार्य करने के लिए इच्छुक भी है, तथा वे कार्य में लगे हुए हैं या तो कार्य में नहीं लगे हुए, दोनों को। हाथ पैर से बिल्कुल सही है, कोई विकलांगता नहीं है, कार्य करने के लिए इच्छुक है, योग्य है, वो आदमी काम कर रहा है, उसको भी यहाँ ऐड करेंगे, और उतना होते हुए कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, उसको भी यहाँ ऐड करेंगे। दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? श्रम बल। भले कोई नहीं कर रहा हो वो अलग बात है, लेकिन दोनों को ऐड करके ये हम लोग श्रम बल कहेंगे। तो अब यहाँ से एक बताओ, समझ आ रहा हो कि अच्छा तो ऐसा तो है, तो 2 पार्ट इसका बटेगा। एक वैसा होगा जो इच्छुक है, योग्य है, जो कार्य में लगा हुआ है, बदले वेतन प्राप्त कर रहा है, और एक ऐसा है जो योग्य है, इच्छुक है, लेकिन वो काम में नहीं लगा हुआ है। अब जो काम में नहीं लगा हुआ है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? और जो काम में लगा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, 15 से 59 वर्ष के आयु के वे लोग जो कार्य में क्या है बाबू, संलग्न, मतलब शामिल है, तथा बदले में पारिश्रमिक यानी कि वेतन भी क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। अगर वर्तमान दर पर उचित मूल्य के साथ अगर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे एक मान के चलो कि 500 दिहाड़ी है और काम कर रहा है, 500 रुपये उसको मिल रहा है, उसको बेरोजगार कहेंगे कि कार्यबल में रखेंगे? उसको कार्यबल में उसको रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो, अच्छा ऐसा वो फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ से, बेरोजगार की संख्या बराबर, बेरोजगार की संख्या बराबर, एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम श्रम बल में से इसको माइनस कर देंगे तो यही नहीं बच जाएगा? अरे ये दोनों को ऐड करके ये मिल रहा है, तुमको ये निकालना है, तो इसमें से इसको हटा दो तो यही बच जाएगा ना। देखो यहाँ फॉर्मूला आ गया, बेरोजगार की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, श्रम बल माइनस क्या हो जाएगा, कार्यबल, कार्यबल। ये फॉर्मूला ध्यान रखो। अब तुम लोग को बेरोजगार के परिभाषा का भी आइडिया लग रहा होगा। वैसे लोग, पहले यहां से चलना है डेट के साथ, 15 से 59 वर्ष के आयु के वैसे लोग जो कार्य करने के लिए इच्छुक हो तथा योग्य हो, लेकिन उन्हें अपने योग्यता के अनुसार या तो उन्हें अपने वर्तमान दर के अनुसार उचित मूल्य नहीं प्राप्त होता हो, मतलब वर्तमान वेतन प्राप्त नहीं होता हो, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, बेरोजगार को। अगला स्लेट में समझाते हैं, ठीक है? फिलहाल यहां तक समझ में आया कार्यबल तक? तो पहले इसको तुम लोग बनाओ। चलो, लिख लिए होंगे? देखो सुनो ध्यान से, श्रम बल में हम लोग किसको शामिल करते हैं बाबू, जो कार्य में लगे हुए हैं, और जो कार्य में, दोनों को हम लोग शामिल करते हैं। अब जो कार्य में शामिल नहीं होंगे बाबू, उसको हम लोग क्या कह देंगे, और जो संलग्न होगा उसको क्या कहा जाएगा? यही मेन फोर्स है। कार्यबल जो देख रहे हैं, यही वर्किंग, इसको पावर कहते हैं, इसी पे चलता है। बाकी तो बेरोजगार लोग तो अलग बात है, हालांकि भारत में बेरोजगार की संख्या ज्यादा है। तो बेरोजगार की परिभाषा को समझ में आया? चलो जो बच्चा नहीं लिखा है उसको जल्दी से पहले लिखो। तुम लोग तो लिख लिया ना? चलो अब हेडिंग लगाओ, बेरोजगार। हाँ, बेरोजगारी हेडिंग लगाना, बेरोजगारी होता है। हो गया?
इंग्लिश में इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चलो पहले इसका परिभाषा लिखो तो तब फिर आइडिया लगाना। लिखिए। बेरोजगारी वैसी स्थिति होती है, बेरोजगारी वैसी स्थिति होती है, वैसी स्थिति होती है जहां 15 से 59 वर्ष, जहां 15 से 59 वर्ष के लोगों को, एक मिनट, के आयु के लोगों को, के आयु के लोगों को जो कार्य करने में, लोगों को जो कार्य करने में इच्छुक तथा योग्य होते हैं, इच्छुक तथा योग्य होते हैं, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार वर्तमान दर पर, वर्तमान दर पर पारिश्रमिक, वर्तमान दर पर, ब्रैकेट में वेतन लिख लेना, वर्तमान दर पर पारिश्रमिक नहीं मिल पाता हो, बस नहीं मिल पाता हो। देखो इसमें 2-3 को पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब लिखना है। बेरोजगार किसको कहेंगे बाबू, पहले ही बता देना है कि बेरोजगार एक वैसी स्थिति होती है जहां 15 से 59 वर्ष, इसको जरूर टैग करना है, 15 से 59 वर्ष आयु के जो लोग हैं वो कार्य करना चाहते हैं, इच्छुक भी हैं और योग्य भी हैं, हाथ पैर से बिल्कुल सही है, लेकिन उनको अपनी योग्यता के अनुसार वर्तमान रेट पर जो है उनको पारिश्रमिक वेतन नहीं मिल रहा है। अब इसका मतलब समझाते एग्जाम्पल से, जैसे मान के चलिए कि दिहाड़ी मजदूर समझते हैं जो डेली बेस पे काम करते हैं, मान के चलो कि एक दिहाड़ी मजदूर का जो डेली का उसका मिलना चाहिए पैसा, वो मान लेते 500 रुपये ले लेते हैं, लेकिन चूंकि इतना मजदूर हो गया, इतना बेरोजगारी हो गया कि आदमी 400 पे जाने के लिए तैयार है, कोई 300 पे जाने के लिए तैयार है। अब जो 300 पर जाने के लिए जो तैयार है बाबू, फिर भी उसको 200 का घाटा कि नहीं घाटा है, उसको भी इस परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या मानेंगे, बेरोजगार ही मानेंगे, क्योंकि उसका कैपेसिटी कितना का है 500। क्या उसको वर्तमान दर पर क्या उसको पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है, उसको भी क्या माना जाएगा, तो बेरोजगारी को ऐसे डिफाइन किया जाता है। अच्छा बताओ, भारत में बेरोजगारी का गणना कौन करता है, नीति आयोग, तो लोग को बताया गया था सबसे पहले 2019 से पहले NSSO करता था, और 2019 के बाद फिर इस काम कौन कर रहा है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नहीं बताया गया था। पिछला क्लास आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे रिवीजन, रिवीजन करो, ठीक है। देखो सबसे बड़ा हथियार बाबू आपका रिवीजन ही होगा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम तो पढ़ा देंगे, बहुत चीज पढ़ा देंगे, लेकिन जब तक उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक सार्थक नहीं हो पाइएगा, इसलिए रिवीजन ही आपका अंतिम हथियार है। तो चलो लिख लो, परिभाषा हो गया ना। अच्छा, बेरोजगारी का फॉर्मूला नीचे से लिख लो, बेरोजगार की संख्या बराबर, हाँ फिर से लिख लो, कि पूरा फ्लो चार्ट बना लिए थे ना, बेरोजगार की संख्या बराबर, अगर परिभाषा आ गया एग्जाम में कि बेरोजगार को परिभाषित करे तो परिभाषा यही देना है, उसका फॉर्मूला लिखना है और 1-2 पॉइंट और बोले उसको लिखना है। कहीं देखो आंसर में कसर नहीं छोड़ना है, जितना हो सकता है एकदम ठोस आंसर लिखो, नंबर काटने के लिए सोचना पड़े। बेरोजगारों की संख्या बराबर फॉर्मूला हो गया, तो नीचे आ रहा देखिए लिखो, लिखिए 2019 से पहले भारत में
2019 से पहले भारत में बेरोजगारी की गणना NSSO द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में भारत में बेरोजगारी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बेरोजगारी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ब्रैकेट में CSO द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ब्रैकेट में CSO द्वारा किया जाता है। हो गया? अब बीच शेडिंग लगाओ। भारत सरकार द्वारा, बीच शेडिंग लगाना, भारत सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चलाए गए कार्यक्रम। एक दो कार्यक्रम के हम नाम बताए थे, उसको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव आ जाता है। पहला लिखो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना डैश करके लिखो 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना डैश कीजिए, लिखो क्या 1980। नेक्स्ट दूसरा नेहरू रोजगार योजना। नेहरू रोजगार योजना 1989 1989। एक और लिखो काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना, उसको 2004 में चलाया गया था। नेक्स्ट लिखो नरेगा। नरेगा 2005। नरेगा हाँ, नरेगा 2005। हो गया? अभी नरेगा क्या है इसको जान लेते हैं। 20 सेकंड लगाओ, क्योंकि नरेगा इंपॉर्टेंट है। गली मोहल्ला में देखते होंगे काम नरेगा मनरेगा के थ्रू होते रहता है। तो क्या होता है नरेगा, क्या होता है मनरेगा, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलिए पहले जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है वो सब बात देख लेते हैं। नरेगा क्या हो ऐसे, देखो पहले नरेगा का फुल फॉर्म जानो। N फॉर क्या, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005।
हिंदी में क्या कहेंगे वो? राष्ट्रीय, रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। एक्ट का मतलब क्या होता है? ये कब पारित हुआ था? तो पहला चीज आपको ही ध्यान रखना है कि जो नरेगा नरेगा कहते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नरेगा का फुल फॉर्म होता है बाबू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 तो एक्स्ट्रा बोला जा रहा है क्योंकि यह अधिनियम पारित 2005 में हुआ था। नरेगा का फुल फॉर्म केवल यहाँ तक है। अब अगला बात सुनो ध्यान से, अभी लिखो नहीं, अभी सुनो पहले, ठीक है, टाइम देंगे लिखने के लिए। अब देखो आखिरकार इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, सरकार इसमें इसको क्यों संसद में पारित किया, इसकी क्या जरूरत था? तो भारत में देखा गया कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी ही गरीबी को जन्म देता है। दोनों में रिलेट करेंगे आगे कि बेरोजगारी बढ़ता है तो गरीबी भी क्या होगा? बढ़ेगा, और लोगों की आय कमेगा और आय कमेगा तो देश पे भी प्रभाव गिरेगा। तो सरकार एक स्कीम लाया 2005 ईस्वी में जिसका नाम क्या रखा? नरेगा। इस स्कीम में यह प्रावधान किया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री या तो पुरुष है जो अकुशल है, मतलब उसके हाथ में कुछ स्किल नहीं है, जिसके पास स्किल है वो तो शहर में आकर के कोई ना कोई रोजगार कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जिसके पास स्किल नहीं है, अकुशल है, उसको कम से कम एक साल में, साल भर में कम से कम कितना बाबू? 100 दिन तक उसका रोजगार का जुगाड़ कौन करेगा? सरकार करेगा। ये गारंटी है। ये अधिनियम में ही नाम क्या छिपा हुआ है? गारंटी। कि टेंशन नहीं लेना है, 365 दिन में 100 दिन रोजगार आपको कौन देगा? सरकार देगा। हालांकि अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसको लागू संचालित कौन करता है? राज्य सरकार कराता है, ठीक है, हर एक राज्य में, हाँ बिल्कुल हर एक राज्य में। तो इसका उद्देश्य क्या था समझ आ रहा बात ना? भारत में गरीबी को थोड़ा कम करना, थोड़ा क्या मतलब बहुत इसमें साथ दिया, और आज भी चलता है इसके शुरू कार्य। पहली बार जो इसको लागू किया गया था बाबू फर्स्ट टाइम, वो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में वो गांव है उसका नाम है नेल्लौर। क्या नाम है उसका? नेल्लौर। नेल्लौर के बारे में एक जो गांव है और जिला भी है। झींगा मछली की राजधानी भी नेल्लौर कहते हैं। झींगा मछली समझते हैं ना? तो झींगा मछली की राजधानी निम्नलिखित में से भारत के कौन सा शहर जिला कहते हैं? तो उसका भी आंसर क्या हो देता है? नेल्लौर देता है। तो वहां नहीं, हम लोग ये इस दृष्टिकोण से बात करेंगे कि नरेगा पहली बार कौन सा राज्य में लागू हुआ, तो कौन सा राज्य में लागू हुआ, और कौन सा गांव में, तो कौन सा गांव में, कब लागू हुआ बाबू? तो 2006 में। कब लागू हुआ था? कब बनाई? 2005 में। लेकिन पहला कब लागू हुआ? 2006 में। फिर आगे जाकर के 1 अप्रैल 2008 तक, एक अप्रैल 2008 तक यह पूरे भारत में लागू हो गया। भारत का जितना राज्य के शासित प्रदेश था सब जगह लागू कर दिया गया। तो नरेगा सिस्टम जो है पूरे तरीका से भारत में कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2008 से लागू हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछेगा कि नरेगा का फुल फॉर्म बताइए तो बता दीजिएगा। क्या इसमें प्रावधान किया तो बता दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री व पुरुषों को, खास करके अकुशल स्त्री व पुरुषों को एक साल में 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी कहा गया इसमें। अब थोड़ा और आगे बढ़ो। 100 दिन, हाँ उतना कम है। चलो आगे थोड़ा समझते हैं। नरेगा, देखो एक डेट लिखते ध्यान रखना तुम लोग। 2 अक्टूबर 2009 को, 2000 इनका बर्थडे बताओ तो? गांधी जी का है ना? 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती है। 2 अक्टूबर को नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू? मनरेगा कर दिया गया। ये नरेगा जो था पहले, इसका नाम बदल करके 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को क्या कर दिया गया बाबू? मनरेगा। अच्छा, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो केवल एम ए का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? महात्मा गांधी। बाकी वही नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? केवल नाम चेंज किया गया, बाकी सारा व्यवस्था वही था। अब नरेगा का उद्देश्य क्या था?
आखिरकार नरेगा भारत सरकार इसको लागू किया प्रत्येक राज्य में, इसका क्या उद्देश्य था? तो एक उद्देश्य तो ये दिख रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा क्या कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्ति का निर्माण करना। परिसंपत्ति का निर्माण का मतलब क्या हो गया? जैसे इसमें क्या काम होता है? कुआं खोदना, नहर का निर्माण करना, यही सब काम होता है इसमें ना। तो ये सब क्या है? अगर कुआं खुदाएगा तो देश का कहीं ना कहीं परिसंपत्ति बढ़ा कि नहीं बढ़ रहा है? तो दूसरा इसका उद्देश्य था कि देश में परिसंपत्ति का निर्माण करना। तीसरा इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पलायन होते हैं, तो नहीं पलायन समझती है, अपने क्षेत्र से दूसरी जगह जाना को क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। जब अपने क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता है तो लोग शहर की ओर पलायन करते कि नहीं करते हैं? तो इसका तीसरा उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन है उसको रोकना, और सफल भी रहा, रोका भी। और भी इसका उद्देश्य था, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमिक लोग होते थे उनको औने पौने दाम पर काम कर रख लेता था, वो अब मोल भाव क्षमता कर सकते हैं, उसके अंदर मोल भाव की क्षमता हो जाएगा कि नहीं भाई हमको मनरेगा में प्रत्येक दिन दिहाड़ी इतना मिलता था और तुम हमको इतना दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जागरूकता का भाव बढ़ेगा। ये तीन को चार को बात है जो इसका उद्देश्य था। अगर पूछ देगा कि मनरेगा का लाभ बताइए, तो उद्देश्य ही क्या हो जाएगा? बस उसका लिए स्टाइल बदल जाएगा। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला को आर्थिक सशक्तिकरण भी इसका होगा कि नहीं होगा? क्योंकि महिलाओं को भी तो रोजगार मिल रहा है ना। इसके थ्रू जॉब कार्ड बना था, अभी जो तुम लोग सुना होगा जॉब कार्ड के बारे में, इसी यही कार्यक्रम के तहत जॉब कार्ड बनता है। और देखो उसमें क्या होता है जॉब कार्ड में, और तुमको बता देते हैं। जॉब कार्ड का नियम है कि जितना काम हो रहा है उसमें लगभग 33% कार्डधारी होना चाहिए, वो महिला होना चाहिए। ये जॉब कार्ड की पहली विशेषता है। जो जॉब कार्ड में आ गया है, जिस दिन से जॉब कार्ड बन गया है बाबू, अगर 15 दिन के अंदर में उसको काम मिलना चाहिए। 100 दिन वाला जो स्कीम चल रहा है, 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 5 किलोमीटर के अंदर में अगर उसको कार्य मिलेगा, तब जितना सरकार वेतन देगा, जितना सरकार दिहाड़ी पैसा देगा वही ठीक है। लेकिन अगर 5 किलोमीटर से अगर बाहर में अगर काम मिल रहा है, जैसे हम यहाँ के हैं और हमको काम मिल गया कहीं पैन वगैरह कुछ खुदा रहा है, तो कहीं 5 किलोमीटर से आगे हो रहा है, तो अगर वहां आगे जाना पड़ेगा तो 10% हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए जाने के लिए वहां तक। तो अगर अपना 5 किलोमीटर से अगर बाहर काम मिलेगा तो 10% आपको एक्स्ट्रा चार्ज होना चाहिए। अगर काम कर दिए हैं, काम करने के बाद 15 दिन के अंदर में हमारे खाता में पैसा डायरेक्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। इस जॉब कार्ड की सब विशेषता कुछ है, और भी विशेषता है, महिला सशक्तिकरण इसको बढ़ावा मिलता है। तो अभी तक 4 को विशेषता लिखा है। मनरेगा क्या होता है, नरेगा क्या होता है, समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा। अब लिखवा दीजिए, इसको लिखो। हेडिंग लगा लिए हैं? पहले इसका फुल फॉर्म लिखो और इसका हिंदी नाम लिखो। हो गया? चलिए लिख लिया, नीचे से एरो करके लिखो, लिखो। लिखिए, नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2005 ईस्वी में 2005 ईस्वी में नरेगा अधिनियम पारित कर किया गया। इसमें एक वर्ष में
ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिक, ब्रैकेट में लिखना स्त्री कॉमा पुरुष, को 100 दिन 100 दिन रोजगार पाने की गारंटी दिया गया। गारंटी दिया गया। हम एरो में लिखवा देते हैं। अगर नरेगा पे क्वेश्चन बड़ा मार्क्स आएगा तो तुम लोग पैराग्राफ लिख देगी ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हम दिखाते हैं एरो देकर के। एरो देके लिखो, लिखिए नरेगा कार्यक्रम पहली बार, नरेगा कार्यक्रम पहली बार 2006 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर गांव में चलाया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर गांव में, नेल्लौर ऐसे नहीं होगा, नेल्लौर गांव में चलाया गया। नेक्स्ट एरो, 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में नरेगा कार्यक्रम को लागू किया गया। लागू किया गया, जिसका संचालन का भार राज्य सरकार को दिया गया। जिसका संचालन का भार राज्य सरकार को दिया गया। हो गया। नेक्स्ट लिखो, 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा का नाम बदलकर नरेगा का नाम बदलकर केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया। अब एक दो लाइन छोड़ दो, मनरेगा का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेना है, केवल आगे क्या लगा देना है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इसका उद्देश्य लिखो। हाँ हाँ, साइड हेडिंग लगाओ। अच्छा, अब नरेगा लिखेगा कि मनरेगा लिखेगा? हैं? हाँ, मनरेगा लिखते हैं। ठीक है, मतलब नरेगा भी गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपडेट मांगते हैं। चलो पहला लिखो, बोले लिखिए, पहला लिखो, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना।
दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकना। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकना। तीसरा, देश के परिसंपत्ति ब्रैकेट में कुआं तालाब, देश के परिसंपत्ति ब्रैकेट में लिखो कुआं तालाब, नहर लिख दोगे इत्यादि का निर्माण करना। एक और लिख लो, महिलाओं का लिखना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। उसके पास पैसा आएगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। कितना हुआ? बस 3 भी लिख देंगे तो एग्जाम में याद रहेगा तो काम चल जाएगा। एक और लिख लो, ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के मोल भाव क्षमता बढ़ाना। मोल भाव क्षमता बढ़ाना मतलब क्या तुम्हारा सही रेट है, कोई शोषण न कर ले, मनरेगा में जितना पैसा मिल रहा है उसको से कम में काम नहीं करना है। हो गया? चलो हो गया, यही था क्या आपका मनरेगा और नरेगा। हाँ, अब इतना जब हो गया मनरेगा आप लोग पढ़ लिए तो एक टॉपिक और जहाँ से क्वेश्चन आता है, गरीबी से क्वेश्चन आता है। हाँ, तो आप लोग गरीबी को खत्म करते हैं। गरीबी को हम लोग खत्म करते हैं। हेडिंग लगाओ गरीबी जी। इंग्लिश में इसको पॉवर्टी कहते हैं। हो गया? देखो, गरीबी की परिभाषा पहले सुनो ध्यान से। किसको हम लोग गरीब कहेंगे? गरीबी की परिभाषा क्या होता है? तो गरीबी भी एक स्थिति है बाबू। गरीबी वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताएं, और मूलभूत आवश्यकताएं अब क्या हो गया है? 5 गो, पहले 3 गो था, रोटी कपड़ा मकान। रोटी क्या मतलब यहाँ पे भोजन से है, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे? भोजन। भोजन, कपड़ा मतलब वस्त्र। अगर कोई व्यक्ति मकान यानी रहने की व्यवस्था कर लेता हो, वस्त्र का ठीक ठाक व्यवस्था कर लेता हो और परिवार का अच्छा से भोजन जुटा देता हो, तब भारत में उस व्यक्ति को गरीब नहीं कहा जाएगा। अगर इस सब को नहीं जुटा पाता है तब उसको क्या कहा जाएगा? गरीबी। लेकिन एक समिति बना था, सुरेश तेंदुलकर समिति, बोला कि नहीं ये 3 चीज तो है ही, अब ये दोनों और इसको भी शामिल कीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 9 के बाद बना है, ठीक है, चल तो उनके बुक में नहीं दिया है, ठीक है, थोड़ा पुराना है, लेकिन अब आंसर लिखना तो 5 को लगा के लिखना है। तो अगर मतलब वो क्या बोले कि देखिए गरीबी को ऐसे मापिए कि रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और प्लस क्या? स्वास्थ्य। अगर इन आधारभूत मूलभूत चीजों को नहीं जुटा पाता है तब उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा भारत में?
तो गरीबी की परिभाषा क्या है, एक बार पुनः बता देते हैं। गरीबी एक वैसी स्थिति है बाबू जहां व्यक्ति या तो लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, क्या कौमा शिक्षा एवं क्या हो जाएगा स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर पाता हो, तब उसे क्या समझा जाता है, गरीब समझा जाता है। पहले लिखो गरीबी की परिभाषा, लिखिए। वह स्थिति जब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकता जब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कौमा वस्त्र, कौमा मकान के बाद लिखो शिक्षा एवं स्वास्थ्य को नहीं जुटा पाता है, तो उसे गरीबी कहा जाता है। गरीबी कहा जाता है। अच्छा बताओ, भारत में गरीबी को कौन मापता है? वही CSO। पहले कौन मापता था? और अभी मंत्रालय पूछेगा तो कौन सा मंत्रालय? मॉस्पी। नहीं बताए थे मॉस्पी मंत्रालय? पैराग्राफ चेंज करो। मतलब अगर परिभाषा आएगा ना तो ये सब जोड़िए देना होगा में, ठीक है? क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन हमको पूरा एकदम अपना जो टैलेंट उसको दिखा देना है, और इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करो, लिखो भारत में गरीबी की गणना वर्तमान समय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ब्रैकेट में CSO द्वारा किया जाता है। हो गया? चलो, परिभाषा पूछेगा इतना लिख देगा तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो, दो तरह की गरीबी होता है बाबू। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक गरीबी को कहते हैं सापेक्षिक गरीबी, और दूसरा को कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। सापेक्षी लिखते हैं, सेंटेंस एक जैसा लगेगा। सापेक्ष गरीबी, और दूसरा कौन है बाबू? निरपेक्ष। केवल सुनो ध्यान से। सापेक्ष मतलब होता है रिलेटिव। जैसे मान के चलो कि कोई आदमी 10,000 कमा रहा है, कोई आदमी 20,000 कमा रहा है, तो 20,000 के तुलना में 10,000 वाला गरीब है कि नहीं गरीब है? जैसे मुकेश अंबानी का बहुत ज्यादा इनकम है और छोटे उद्योगपति हैं, तो ये जो मुकेश अंबानी और जो छोटे छोटे उद्योगपति को हम लोग देख रहे हैं, या तो हम लोग आपस में देख रहे हैं, इस सब जो गरीबी है बाबू, किस प्रकार की गरीबी होता है? लेकिन निरपेक्ष में वास्तविक गरीबी निरपेक्ष में ही दिखता है। जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, 5 चीज नहीं जुटा पा रहा है, उस तरह के गरीब को क्या कहा जाता है? हमारा इनकम 50,000 है, आपका इनकम 30,000 है, तो हमारे संग तो गरीब हुए ना। लेकिन क्या लगता है, आप मूलभूत आवश्यकता नहीं पूरा कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। तो ये जो इस हिसाब से अगर हम किए कि मतलब कि सापेक्षता के आधार पर, तुलनात्मक आधार पर करेंगे, तो उस गरीब को हम लोग क्या कहेंगे? लेकिन आप रियल में, आप सही में वास्तविक जो रियल चीज नहीं जुटा पा रहे हैं, आधारभूत चीजों को नहीं जुटा पा रहे हैं बाबू, 5 चीज को, तो उसको कौन सा गरीबी कहेंगे? तो भारत में जो गरीबी की गणना होता है वो कौन सा गरीबी गणना होता है? तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि भारत में गरीबी की गणना होता है CSO द्वारा, किसको करता है? क्योंकि इसका कोई बताओ, इसका कोई लिमिट है? हर आदमी एक दूसरे से गरीब अमीर है कि नहीं है? हमसे भी गरीब है उससे हम अमीर हो गए, लेकिन हमसे ऊपर भी कोई जाए उससे हम गरीब हो जाएंगे, तो इसका कोई तुलना नहीं होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो अगला। देखिए गरीबी 2 प्रकार के होते हैं। इसको रिलेटिव कहते हैं।
पहला लिखो सापेक्ष गरीबी। इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। लिख लिए? अब नीचे एरो देख लिखना। लिखिए, यदि गरीबी की गणना आय के आधार पर तुलनात्मक किया जाता हो तो उसे सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। कहा जाता है, फुल स्टॉप। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकता जैसे, पांचों का नाम लिखो तो, भोजन, वस्त्र, कौमा, और क्या था वो, हाँ, आवास यानी मकान मकान को आवास भी कहते हैं ना, पर्यायवाची है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं जुटा पाता तो उसे निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। नेक्स्ट एरो। भारत में, नेक्स्ट एरो, हाँ, भारत में CSO द्वारा, वही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत में CSO द्वारा निरपेक्ष गरीबी की गणना वार्षिक की जाती है। वार्षिक मतलब साल में एक बार। वार्षिक की जाती है। दो चार लाइन छोड़ करके लिखो, भारत में गरीबी के कारण, क्योंकि गरीबी पर क्वेश्चन बड़ा आ सकता है, ठीक है, इसको भी कर ही लेते हैं। भारत में गरीबी के कारण जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू गरीबी वाला टॉपिक, वहां पे दो चार लाइन छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद गरीबी में ही एक टॉपिक है, उसका नाम क्या है, भारत में गरीबी के कारण, ठीक है। कैलोरी मापदंड को आपको कल समझाएंगे। हो गया? देखो इधर। अच्छा, भारत में गरीबी के कारण पहला तुमको क्या लगता है, सबसे बड़ा समस्या क्या है, इतना वो कहां से रोजगार सरकार देगा। दूसरा क्या लगता है, बेरोजगारी। नहीं है, बेरोजगारी ही तो गरीबी को जन्म देगा। तो पहला क्या बताया गया, जनसंख्या, और दूसरा क्या बताया गया, क्या हो रहा है दूसरा क्या होगा, बेरोजगारी। और बताओ, जनसंख्या भारत में जो है गरीब है, इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है। शिक्षा का स्तर कम है तो शिक्षा का भाव, और बताइए, आधारभूत संरचना का भाव, तकनीक का भाव, हाँ वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पॉइंट हो गया, 4 हो गया ना, लिखो लिखो फटाफट लिखो उसको। 80 लगा लिए, लिखो नंबर 1।
जनसंख्या, नंबर 2 बेरोजगारी, मतलब एग्जाम में लिखना तो सेंटेंस में लिखना है कि भारत में जनसंख्या काफी अधिक है। तीसरा लिखो शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव, और एक और लिखो आधारभूत संरचना का अभाव। नहीं हम नहीं लिख पाएंगे, इतना तो तुम लोग दिमाग हो ही गया हो कि इस पे लिख सकते सेंटेंस, हर चीज हम ही लिख पाए। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में भी आ जाता है, गरीबी पे निबंध लिखे, गरीबी के बारे में लिखे, ये सब डेटा देख वहां लिखेंगे तो ज्यादा आपका आंसर बेहतर होगा। आ रहा बस में, ये तो एक ही गीत को बार बार गा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। गरीबी पे दे तो कोई भी टॉपिक उठा के तुमको दे देता है, मतलब ई वाला पढ़ा रहे हो कहाँ यूज आएगा हम ही नहीं जानते, क्योंकि उनसे पूछबे करेगा इसका एरिया ज्योग्राफी में भी है, इसका एरिया हिस्ट्री में भी है, इसका एरिया हिंदी में पूछ सका तुमसे, तो कम से कम कुछ पता रहेगा, आइडिया रहेगा, तब तो वहां बता पाइएगा ना। वैसा नहीं कि ऐसे कुछ भी आंसर लिखते चले जा रहे हैं, कुछ ऑथेंटिक बात लिखिएगा। अब देखो यहाँ पे एगो नया टर्म आ गया बाबू, आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना किसको कहते हैं, हेडिंग लगाओ आधारभूत संरचना। गरीबी टॉपिक हो गया खत्म, गरीबी टॉपिक में नीचे 3-4 लाइन छोड़ देना है। कैलोरी मापदंड छोड़ दिए तुम लोग ना, ठीक है, हाँ उसको छोड़ देना है, और 2-4 लाइन छोड़ने के बाद फिर हेडिंग लगाओ, ज्यादा नहीं 4 या 5 लाइन छोड़ दो, नहीं फिर से नहीं छोड़ना है, लिखो तो फिर तुम लोग यहीं से लिखो लगातार, आधारभूत संरचना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं इंग्लिश में, आधारभूत संरचना। लिखे, पहले इसका डेफिनेशन लिखो, लिखा, लिखो वैसी सेवाएं जो जो आधार का कार्य करती हो, जो आधार का कार्य करती हो, जिस पर, इसमें लिखना है, जिस पर उत्पादन के चारों कारक, उत्पादन के चारों कारक मिलकर वस्तु एवं सेवाओं का वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करते हो, इससे अर्थव्यवस्था में, इससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास होता है। पहले परिभाषा को फिर से समझो और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देंगे, एक बार पहले पढ़ो तो परिभाषा को।
हाँ हाँ, पढ़ ली। देखो, वैसी सेवाएं, सर्विस ही है। वैसी सेवाएं जो किसका काम करता है बाबू? बेस का काम करता है, उधार का काम करता है। अच्छा, इस बेस पे क्या होगा? इस बेस पे क्या होगा बाबू कि उत्पादन करने के 4 गो कारक बताए तुम लोग को। क्या क्या बताया गया था? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये चारों मिल करके, अरे अर्थव्यवस्था में ये चारों मिल करके ना वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं। ये चारों मिल करके बाबू वस्तु और सेवा को क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ता है? समृद्धि दर बढ़ता है, और समृद्धि दर बढ़ेगा तो क्या होगा? इसका आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा? बस इतना बात को समेट के बताइएगा। इतना चीज को प्राप्त करने में जो सेवा दे रहा है उसी को क्या कहते हैं? अब इसमें क्या क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। सीधा लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डालो इसमें, बोले लिखो। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त इत्यादि कर दो। नेक्स्ट एरो लिखो, आधारभूत संरचना 2 प्रकार के होते हैं। आधारभूत संरचना कितने प्रकार के बाबू? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना, जो डायरेक्ट हेल्प करेगा इस सब चीज में, और जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से करेगा उसको क्या कहा जाएगा? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। इसको एक और नाम कहते हैं सामाजिक। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो इसमें जैसे देखो, पैसा यानी कि वित्त, वित्त होगा। उसके बाद क्या होगा बाबू? ऊर्जा, एनर्जी। पेट्रोलियम वगैरह नहीं हुआ तो काम हो जाएगा, लगता तुमको? और तीसरा क्या होगा? वित्त हो गया, ऊर्जा हो जाएगा बाबू, खनिज वगैरह तो हो गया, वित्त हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो जाएगा। और एक क्या ले लेते हैं हम लोग? संचार। ये भी तुम लोग का टेबल में भी दिया हुआ है। हाँ, ये हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य। ये टेबल हमको अच्छा लगा। और एक और क्या? नागरिक सेवा, सिविल सर्विस। अब केवल हम समझा देते हैं, सुनो। देखो, अगर वस्तु या सेवा का उत्पादन करना बाबू, तो ये सब डायरेक्ट भूमिका निभा रहा है कि इनडायरेक्ट निभा रहा है? डायरेक्ट निभा रहा है ना। पैसा रहेगा बाबू तो ना उद्यमी लोग पैसा लगाएंगे। ऊर्जा, ऊर्जा में कुछ कुछ आ जाएगा, बताओ तो। पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, बिजली हो गया, यही सब ना ऊर्जा के स्रोत है। अरे मशीन वगैरह किस पे चलेगा? सब इसी पे चलेगा। फिर क्या बताया गया? परिवहन। परिवहन में 3 प्रकार के परिवहन, वायु, जल परिवहन, और तीसरा कौन हो जाएगा? स्थल। इसमें सड़क वगैरह आ जाएगा। ये तीनों डायरेक्ट काम करता है इसमें। और एक कौन है? संचार में क्या हो जाएगा? अब डाक तार का तो जमाना खत्म हो गया, टेलीविजन लिखते हैं। टेलीविजन समझते हैं? अरे टीवी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? रेडियो समझते हैं? मोबाइल, अन्य प्रकार के लिख देना है। ये सब जितना जो हेल्प कर रहा है वो सब के सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन जब लोग पढ़े लिखेगा बाबू, जब पढ़े लिखेगा तब नहीं सब सर्विस में जाएगा।
और सर्विस जाकर के इसको हेल्प करेगा। तो ई हेल्प करता है, देश के आर्थिक विकास में मदद करता है, लेकिन प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष करता है। अगर बेहतर स्वास्थ्य होगा, अच्छा पढ़ा लिखा लोग होगा, तब ना बढ़िया मजदूर बन पाएगा, तब ना कोई क्षेत्र में जाकर तो बढ़िया काम करेगा बाबू। इस सब क्षेत्र में अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, तुमको लगता है कि क्षेत्र डेवलप हो पाएगा? एकदम जरूरी है। तो लिखवा दे इसको, लिख। पहले इसका फ्रेम बनाओ, तो पहले ऐसा ही। अच्छा, वित्त में कौन कौन एग्जांपल दीजिएगा बताओ तो? बैंकिंग व्यवस्था, बीमा क्षेत्र भी हो जाएगा। चलो बैंकिंग लिख दिए, हो गया। 2 एग्जांपल कम से कम डालना है, जल्दी से को बनाओ, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो देखो, आधारभूत संरचना कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? आर्थिक आधारभूत, और दूसरा इसको एक और नाम क्या पुकारते हैं? सामाजिक। अब देखो, आर्थिक आधारभूत संरचना का भी कुछ पार्ट है, जैसे पहला का नाम क्या है? दूसरा, और तीसरा, और चौथा का नाम क्या है? संचार। अब वित्त का मतलब पैसा कौड़ी, क्योंकि पैसा कौड़ी रहेगा बाबू तब ना आर्थिक क्रियाकलाप होगा। ये कौन उपलब्ध कराएगा? बैंकिंग, क्योंकि पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं। और कौन? बीमा। दूसरा क्या है? बीमा बैंक से रिलेटेड होता है, हाँ ठीक है। तो ऊर्जा, दूसरा कौन है? ऊर्जा। ऊर्जा में कौन कौन? पेट्रोल से गाड़ी वगैरह चलेगा, मशीन वगैरह चलेगा, उसमें पेट्रोल का यूज होगा। पेट्रोल के बाद क्या बताया गया? गैस, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस का नाम सुने हैं? फिर कौन? उसके बाद बिजली, फिर कौन? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। फिर परिवहन में कौन कौन? यही 3 तरह का परिवहन होता ना है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। परिवहन में कौन हो जाएगा? वायु, जल परिवहन, और तीसरा कौन हो जाएगा बाबू? स्थल परिवहन, जिसको आप सड़क परिवहन भी कह सकते हैं। उसके बाद संचार में कौन हो जाएगा? डाक, तार, ये सब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने का, संदेश भेजने का एक तरीका है। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, ये सब अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चलो, गैर आर्थिक आधारभूत में क्या हो जाएगा बाबू? शिक्षा, स्वास्थ्य, और कौन हो जाएगा? नागरिक सेवा। अच्छा, शिक्षा कहने का मतलब कौन जुटा रहा है? शिक्षा किस प्रकार का शिक्षा? तो कैसा शिक्षा? टेक्नोलॉजी का शिक्षा, तकनीकी शिक्षा होना चाहिए। कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, मोबाइल के बारे में जानना चाहिए, मोबाइल का क्या फंक्शन है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इस सब एजुकेशन को कैसा शिक्षा कहते हैं? तकनीकी शिक्षा कहते हैं। दूसरा का प्राथमिक शिक्षा, लोअर स्तर पर। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, उच्च मतलब कि हाई क्वालिटी वाला शिक्षा। स्वास्थ्य में कौन कौन हो जाएगा? अस्पताल दे रहा है सुविधा, और कौन? स्वास्थ्य केंद्र। फिर नागरिक सेवा में कौन? आईएएस आईपीएस ध्यान रखो, डीएमएसपी, ये सब संभाले हुए है। एक बाबू आधारभूत संरचना में इतना लोग काम करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भूमिका उत्पादन में डायरेक्ट कौन निभा रहा है रोल, और इनडायरेक्ट कौन निभा रहा है? एक बेहतर बाबू स्वास्थ्य वाला व्यक्ति, एक बेहतर एजुकेशन वाला व्यक्ति ही अगर इस फील्ड में आएगा बाबू, तो यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाएगा? और अगर मान के चलिए कि शिक्षा का लेवल कम है, स्वास्थ्य कम है, कमजोर है, तो यहाँ पे आ करके भी उस अर्थव्यवस्था को मजबूती दे पाएगा? नहीं। तो ये तो डायरेक्ट नहीं हेल्प करा, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देश के आर्थिक विकास में मदद करा कि नहीं मदद कर रहा है? तो ये बात लिख लिए होंगे कि आधारभूत संरचना कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। संरचना बना लिए हैं, अब नीचे से खाली दोनों का डिफिनेशन लिख लो जल्दी से। पहला लिखो आर्थिक आधारभूत संरचना, लिखे डैश करो। आर्थिक आधारभूत संरचना, डैश करो। इसमें लिखिए, यह प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में सहायक होता है, जिससे
जिससे देश में आर्थिक समृद्धि एवं विकास देश में आर्थिक समृद्धि एवं क्या लिखें, विकास होता है। इसके प्रमुख अंग निम्न हैं। इसके प्रमुख अंग निम्न हैं। हो गया, नीचे स्पेस छोड़ दो। प्रमुख अंग मतलब क्या अंग बता देना है, वित्त, ऊर्जा, परिवहन, किसको बता देना है, और डैश करके थोड़ा सा बता देना है कि वित्त में क्या क्या होगा, बैंकिंग और ये हो जाएगा। तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, 4-5 लाइन जो भी हो सकता है। तो सीधे सीधे 4 लाइन होगा और डैश करके 4 या 5 लाइन हो जाएगा। जैसे लिखना नंबर 1 वित्त, उसमें डैश कर देना। इसके अंतर्गत बैंकिंग और कौन आते हैं, ऊर्जा, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बस ऐसे ही कर देना। सेकंड लिखो गैर, पेज खत्म हो गया, लीज लेना पड़ रहा है। अच्छा ये लास्ट है, क्या लिखे, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, डैश करके लिखो। यह अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में सहायक होता है। सेवा के उत्पादन में सहायक होता है। जिससे जिससे देश में आर्थिक समृद्धि एवं विकास होती है। लास्ट यही लाके छोड़ना है, आर्थिक समृद्धि एवं विकास होता है। इसके प्रमुख अंग निम्न हैं। हो गया, तो कर लीजिएगा बोला ना। अब देखो शुरू से लेकर के अभी तक जो क्लास कर रहे होंगे, अब आप लोग इकोनॉमिक्स में बेहतर फील करते होंगे। अगला बार टेस्ट में जाना है तो सब बच्चा प्रचार करेगा, ऑनलाइन का बच्चा हो या तो ऑफलाइन का हो। जो भी आपके संपर्क में आएंगे उनको एक बार इस चैनल के बारे में बताना है, और ऐसे भी आप लोग लगातार कोशिश करते रहिए। और हम बार बार कहते हैं कि आप ही लोग हमारी ताकत हैं, अगर आप लोग बेहतर करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। आपकी सफलता में ही हमारा सफलता छुपा हुआ है। हम केवल यही करते हैं बाबू कि आपको अलग अलग जगह से कंटेंट ला करके एक जगह देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम आप ही लोग करते हैं कि इतना चीज को डाइजेस्ट करना, पचाना, ये सब के बस की बात नहीं है। कहीं और अगर पढ़ते तो अब तक जो है हो सकता है इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको केवल सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ा जाए, बल्कि आपके जो दैनिक लाइफ है उसको से जोड़ के पढ़ाया जाए, ताकि थोड़ा सा आपका रुचि बढ़े। ये तो गरीबी इतना पढ़ाने की क्या जरूरत था, नहीं पढ़ाते। हमारा सिलेबस कहाँ लिखा हुआ है, मनरेगा 2 लाइन में काम खत्म हो जाता हमारा। लेकिन हर चीज को हम डिटेल करने का प्रयास करते हैं। देखो डिटेल पढ़ने में एक फायदा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो है अच्छा से दिमाग में बैठता है, तो लंबा समय तक याद रहता है। और 1 लाइनर जो आप लोग रटते हैं ना, कभी क्या होता है कि 1 लाइन रट गए, 1 लाइनर जैसे रटते बिना समझे हुए वैसे ही गायब भी हो जाता है। 8 दिन 10 दिन के बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन इतना समझाने के बाद कुछ ना कुछ तो फंसेगा ही दिमाग में। मैक्सिमम चीज तो कोशिश करते हैं क्लास में सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाए, और उस पर अगर आप ऊपर से रिवीजन कर देते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर यकीन मानो आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको भार पड़ रहा है तो सबका भार पड़ रहा है, और अगर आप छोड़ देंगे और अगर आप यहाँ पे अगर किसी तरीका से पीछे हो जाएंगे, बाकी बच्चा से पीछे हो जाएंगे जो अभी इस अवस्था को झेल रहा है। और बहुत बच्चा जो पढ़ रहा है बिहार में 1 से बढ़ के 1 लिखन है, इसलिए इस बार आप लोगों उससे उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट दीजिएगा। और इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस में दिक्कत नहीं होगा, बाकी तो मेरा कोई विषय में दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो एक क्लास हमको लगता है और लगेगा, इसमें खत्म हो जाएगा। चलो तो फिर डन।